नमस्कार साथियों, आज हम आपके साथ सी टेट 2016 का लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो बेहद ही खास है आगामी सी टेट एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही साथ यस टेट एम पी टेट लगभग सभी टेट्स के लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हमारे साथ सेशन में लगातार बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। चलिए देखते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का यानी कि सीडीबी का 2016 का सी टेट का आया हुआ क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें 2 कूट दिए गए हैं। इसी कूट के आधार पर आपको सही विकल्प की पहचान करना है। तो देखते हैं, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कूट नंबर 1 दिया गया, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। 2 दिया गया है, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। आपको सही कूट का बताना है कि विद्यार्थियों में जो विभिन्नताएं होती हैं उनमें शिक्षक को संवेदनशील होने की क्यों आवश्यकता है। तो कूट नंबर आपका 1 सही है, यानी कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। सभी छात्रों में उनके क्षमता तथा सीखने के स्तरों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह बात बिल्कुल सही है। जबकि विकल्प सेकंड जो दिया गया है, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, ये सही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी केवल एक विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। ऑप्शन नंबर 1 है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। बी दिया गया, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। सकल आकलन को बढ़ावा देता है। अथवा डी, आकलन को सीमित कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आकलन को सीमित कर देता है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देगा। इससे अधिक छात्र कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, उसके पर संकेत करें जिससे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। अथवा सी, विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। अथवा डी है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे का भाव साफ तौर पर देख सके। यानी कि अगर कोई माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में कोई एक बधिर है बच्चा जो कुछ सुन नहीं सकता है, उसके लिए क्या ऑप्शन है कि अध्यापिका उसे संकेत करे अथवा समझाए संकेत के द्वारा। तो इसका अगर देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अगर अध्यापिका उस छात्र को किसी उचित स्थान पर बैठाती है जहाँ से वह बच्चा उस अध्यापिका को उसके हाव भाव को आसानी से देख सकता है, जिसके द्वारा वह आसानी से समझ सकता है। हाव भाव उसको देखने से उसको समझ में आ जाता है कि अध्यापिका क्या करना चाहती है। इसलिए ऑप्शन
डी हो जाएगा, होठ तथा चेहरे के भाव साफ साफ पर देख सके, ऐसे स्थान पर बैठाना चाहिए जहाँ पर उसके हाव भाव को वह देख सके। आगे, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठा कर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें। अथवा बी, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। अथवा सी, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। अथवा ऑप्शन डी दिया गया है, उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अनुसार अपना कर, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से, छात्र केंद्रित शिक्षा के माध्यम से, और कक्षा कक्ष में अभिभावक अच्छा शिक्षक बर्ताव करता है तो अधिगम में वृद्धि होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो लर्निंग है वह छात्र केंद्रित होनी चाहिए। आगे देखिए, अधिगम असमर्थता वाले बच्चे कभी भी नहीं सीख सकते हैं। ऑप्शन डी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम असमर्थता वाले बच्चे, अधिगम असमर्थता वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में असमर्थ होते हैं, ठीक तरीके से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिसग्राफिया, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अधिगम असमर्थता को बनाते हैं। इसके अलावा कुछ सामाजिक कारण भी हैं जिसके द्वारा छात्र को अधिगम करने में कठिनाई होती है। आगे देखिए, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। सी है, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। अथवा डी, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, किस तरीके को अपनाकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। यानी कि जो छात्र है वह सभी तरीकों से, सभी प्रकार के जब सोचेगा तो वह समस्याओं को आसानी से हल कर सकेगा, उसका समाधान कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। अथवा बी, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अथवा सी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने की अधिकार प्राप्त हो।
अथवा डी, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षण की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही है, क्योंकि अगर समावेशी शिक्षा विद्यालय में छात्र द्वारा अपनाई जाती है तो सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दिया जाता है और उनके मन में हीन भावना का विकास नहीं होता है। वह आसानी से सीखते हैं, समझते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, तो अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि से क्या आशय है, उसको आपको सही विकल्प बताना है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यह बात गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए निष्कर्ष निकालेगा तो यह बात कहलाया जाएगा शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जो कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। और दूसरा ऑप्शन देखिए, परंपरागत प्रतीकात्मक विधियाँ। ऑप्शन नंबर बी भी सही तरीके से सही नहीं है। और सी की बात करें, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता के रूप में होता है, ये भी गलत है। वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो यह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि से आशा है वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता यानी कि सीखने वाला बच्चा यानी जो छात्र होता है की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 9 पे देखते हैं। 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। सीखने के लिए क्या प्रमुख होना चाहिए। ऑप्शन 1 है अनुबंधन, अथवा 2 अनुकरण, अथवा रटकर याद करना, अथवा अर्थ निर्माण। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा अर्थ निर्माण, यानी कि जब तक अर्थ नहीं ठीक तरीके से अर्थ का निर्माण नहीं हुआ तब तक छात्र किसी पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को ठीक तरीके से सीख नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ऑप्शन बी दिया है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, तथा सी अधिगम द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, अथवा डी शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 का विकल्प नंबर डी, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी कि रचनात्मक कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं सृजित करते हैं अधिगम को अपने माध्यम से, अपने सोच समझ से और शिक्षक के सहायता से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है कि जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक विद्यार्थी स्वयं न कर सके। ऑप्शन ए दिया गया है, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, अथवा बी उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती है,
ये बात भी बिल्कुल गलत है। अगर सी का बात करें, ऑप्शन सी, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, अथवा डी, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास कर सीख सकती है। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसे आधा समाधान की उदाहरण उपलब्ध करवाना। यानी कि उसे, अगर मान लीजिए कोई छात्र है, किसी भी सवाल को, क्वेश्चन को ठीक तरीके से कर नहीं सकता है, तो उसको एग्जाम्पल देकर आधा हल करके उसको आगे उसको प्रमोट किया जा सकता है, सीखने में मदद किया जा सकता है। 12 देखिए, अपनी कक्षा में सीखने की विधि विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उसका आकलन करने के लिए आप कहेंगे। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियाँ वाले बच्चे हैं, उसका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? ऑप्शन एक है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, अथवा सी है, समान निर्देशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे, अथवा डी है, कार्यों और परीक्षणों का के एक समान सेट देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, यानी कि विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, मान लीजिए उनका नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य और परीक्षण देते हैं, जिसके द्वारा आप उनका आकलन कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति है। गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, अथवा बी दिया गया है, बच्चों की उनकी सोच में प्राणों के समान मानना, अथवा सी दिया गया है, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्कित रहना था। डी ऑप्शन, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्राणों से भिन्न होती है। आकलन बच्चों की गलत धारणाओं को व्यक्तिगत धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है। इसे हम कहते हैं कि पहचानेंगे कि बच्चे सोच सकते हैं, उनकी सोच प्राणों से भिन्न होती है। यानी कि कोई छोटा बच्चा है, उसकी सोचने समझने की का तरीका अलग हो सकता है प्राणों से, क्योंकि बाल्यावस्था में सोच समझ विकसित हो जाता है बालकों के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 को निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? ऑप्शन 1 दिया है, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, अथवा बी, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, अथवा सी, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिवेश पर केंद्रीभूत होना, अथवा सी, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। अगर क्लास के अंदर चर्चाएं, संगोष्ठी आयोजित की जाती हैं, तो प्रत्येक छात्र अपने अपने मत देते हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाए, जिससे उचित और सर्वोत्तम
भूमिका का वर्णन होता है और अधिगम अच्छे से होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन 1 दिया गया है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा से सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, अथवा बी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो या बाहरी कारणों से प्रेरित हो। आगे देखिए, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। यह बात बिल्कुल गलत है। जब तक छात्र प्रेरित नहीं होते हैं या कोई भी व्यक्ति जब प्रेरित नहीं होता तब वह किसी चीज़ को सीख नहीं कर सकता, कर नहीं सकता है। ऑप्शन डी दिया गया है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। यह बात भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी भी गलत है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो। ये भी गलत बात है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा से सीखने की अंतर्निहित इच्छा होती है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जब शिक्षार्थियों के अंदर उनके मन में सीखने के लिए लालसा नहीं होगी तो किसी चीज़ को आसानी से सीख नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन ए दिया गया, सीखना कौशलों के संचय के समान है, अथवा बी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, अथवा सी, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, अथवा डी, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। तो 16 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। समाज के द्वारा जो सामाजिक एक्टिविटी होता है उसके माध्यम से सीखने को प्रभावशाली या तेजी से सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? न ऑप्शन 1 है व्याख्यान, पुरस्कार, निर्देश और संवाद। अगर उच्च प्राथमिक की बात करें तो यहाँ पर व्याख्यान गलत हो जाएगा, क्योंकि व्याख्यान जो होता है हायर क्लासेस के लिए होता है। पुरस्कार दे कर के ही आप केवल शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, निर्देश देकर भी आप उचित ज्ञान को छात्रों के अंदर नहीं दे सकते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवाद। संवाद विधि द्वारा हम सीखने के को सक्षम बना सकते हैं कक्षा कक्ष के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखा जाए, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन बी दिया है कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। अथवा सी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर। अथवा ऑप्शन डी, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, शरीर का गठन छात्र का अथवा व्यक्ति का भिन्न, उसका लंबाई, सोचने समझने की क्षमता हर एक व्यक्तियों में अलग अलग होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे देखते हैं, मध्य बचपन अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 2 से 6 वर्ष, अथवा 6 से 11 वर्ष, अथवा 10 से वर्ष के बाद, अथवा जन्म से 2 वर्ष। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 6 वर्ष से 11 वर्ष। मध्य बचपन की अवस्था को हम 6 वर्ष से 11 वर्ष के बीच को अवस्था को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उनकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है, ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। बी दिया गया है विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। अथवा सी दिया गया है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अथवा डी ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि वृद्धि और विकास पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जिस परिवेश में, जिस वातावरण में बालक रहता है, उसी परिवेश अथवा वातावरण के अनुरूप वह ढल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर हम 21 की बात करें तो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है, प्रारंभ करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ब्लैंक का स्थान पे आ जाएगा समाजीकरण। 21 नंबर का डी ऑप्शन समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। समाज से ही द्वारा वह आवश्यक कौशलों को अर्जित करता है। रहने, बोलचाल, चलने, घूमने फिरने से वह समाज से ही सीखता है, भाषा को सीखता है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बेहद ही खास, बेहद ही इम्पॉर्टेंट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए दिया गया है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अथवा बी दिया गया है अनुकरण, अथवा सी पुनर्बलन, अथवा सी डी भाषा। तो पियाजे के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा। पियाजे के अनुसार भौतिक विश्व के साथ अनुभव विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 पूर्व संक्रियात्मक काल से आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ऑप्शन ए दिया गया है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार की योग्यता, अथवा बी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अथवा सी अभिकलनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अथवा डी अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा बी, यानी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता पूर्व संक्रियात्मक काल से आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मूल्यांकन ठीक हुआ है। ऑप्शन एक देखिए, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, अथवा बी नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं, अथवा सी सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा, अथवा डी दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो 24 का
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की। अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। अगर मान लीजिए कोई छात्र अथवा छात्रा है, उसे अच्छा लड़का अच्छा लड़की से आप संबोधित करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए तत्पर रहता है अथवा करता है। इसलिए इसका मिलान एक का सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट। वाइगोस्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, ऑप्शन ए दिया गया है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, अथवा बी दिया गया स्पष्ट कर दिया है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, तो सी प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं किंतु उन्हें प्राणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, अथवा डी स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि विकल्प बी आपका सही होगा। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी स्पष्ट करती है बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। आगे देखिए 26, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा? पुनर्वलन से, अथवा बी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अथवा सी अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, अथवा डी उसके सामाजिक संदर्भ से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, किसके माध्यम से? उसके सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28 पे 27 पे आइए, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, ऑप्शन ए दिया गया सत्तावादी होता है, जहाँ शिक्षक को आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। ये बात आज के समय में बिल्कुल गलत है। सबके लिए मुक्त होता है, इसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। यह बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि छात्र अगर शिक्षक अनुपस्थित होंगे तो कक्षा कक्ष में उचित माहौल नहीं मिल पाएगा और छात्र सीख नहीं पाएंगे। अगर सी ऑप्शन के बारे में बात करें तो दिया गया है शिक्षक के पूरे नियंत्रण में होता है, जिससे वह अधिनायकवादी होता है, अथवा डी लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चे को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार ऑप्शन डी सही होगा। लोकतांत्रिक होगा शिक्षा यानी कक्षा कक्ष, जहाँ पर सीखने समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन एक दिया है स्तर, ताल और सुर की प्रति संवेदनशीलता, स्वर, ताल और सुर के प्रति संवेदनशीलता, अथवा बी ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता, तो सी एक को दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल कर सकने की योग्यता, अथवा डी ऑप्शन दिया है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयासों के प्रति संवेदनशीलता। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों पर संवेदनशीलता भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। आगे 29, हमारी भाषा विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है, यानी भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है। ये बात सही है अथवा गलत है, अथवा बी हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, अथवा सी विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है, अथवा डी विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। ये बात भी गलत है। अगर देखा जाए तो भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा के द्वारा
सोचने समझने की प्रक्रिया में सोच समझ में भी बदलाव आते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है। लिंग भूमिका निर्वाह, खेल अथवा लिंग स्थिरता अथवा लिंग सशक्तिकरण, अथवा डी हो जाएगा लिंग रूढ़िबद्धता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग रूढ़िबद्धता। आप आजकल के समय में मान लीजिए अगर कोई परिवार है, माँ बाप है, अपने बच्चे को किसी को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए लड़की तथा लड़कों में विभेद करते हैं, तो यह बात कहा जाता है लिंग रूढ़िबद्धता। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि 2016 का सी टेट का लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर का है। यह बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नमस्कार।